ये आपके सब्जेक्ट में नहीं आता, नर्सेस तो कभी यूपीएससी में नहीं जा सकती। आपके एम्स से एक मेल नर्स था जोसेफ मैथ्यू। जी जी, मुझे याद है, मेरे बैचमेट था। हाँ, तो वो हमारे इंस्टीट्यूशन से ही पास है और लगभग 5 साल हमारे पास पढ़े, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। जोसेफ के साथ भी हमने भी देखा कि जब वो पास हुआ उस समय हार्डली ट्रॉमा सेंटर से सब लोग जानते थे, इतना बड़ा एम्स है, बाकी कोई नहीं जानता था। देन जैसे ही रिजल्ट आया पूरा एम्स उसका नाम जानते। तो अब हमारे साथ प्राइम टाइम में दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं, जोसेफ के मैथ्यू। इन दोनों ने एक बार यूपीएससी का इम्तिहान पास किया है। जोसेफ के मैथ्यू हमारे साथ हैं, ये मेल नर्स हैं एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और 5वीं कोशिश में जोसेफ को यूपीएससी में सफलता मिली है और नौकरी के साथ ही पढ़ाई उन्होंने जारी रखी। एक शॉर्ट कोचिंग ले लिया एक अकेडमी में, क्लासिक आईएएस अकेडमी। टैलेंट तो आपके पास नर्सेस में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, नो डाउट। बट आज की डेट में यूपीएससी का एग्जाम, खासकर सिविल सर्विसेज, इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि कोई भी एनीबॉडी फ्रॉम एनी फील्ड कैन पार्टिसिपेट। एज ए नर्स या नर्सिंग स्टूडेंट मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है? आप अपनी लाइफ से 8 महीने निकाल के हमारे को दे दीजिए, हमें मत दीजिए, हमारे लिए मत दीजिए, फॉर योर ओन सेक। ये ना शिक्षा का चीज, शिक्षा और प्रॉफिट को जोड़ने की। नमस्कार, मैं कनिष्क यादव, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, सर्जरी डिपार्टमेंट में, और मेरे साथ हैं क्लासिक आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर बलराज सोलंकी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब मुझे पता लगा कि आप नर्सिस कम्युनिटी के बारे में इतना बड़ा विचार लेके एक पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, तो वास्तव में मुझे पूरी खुशी, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। और मैंने अपने जब दोस्तों के साथ शेयर किया तो उनको भी लगा कि हाँ, ये चीज हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए हम आपका एक बार फिर हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो सर, बिना समय गवाए हम अपने प्रश्न पे आते हैं कि सर, जो सभी के दिमाग में भी चल रहा था जब मैंने ये चीजें शेयर की, कि आप नर्सिस में ऐसी क्या मतलब पोटेंशियल देखते हैं कि वो यूपीएससी में वो फिट बैठते हैं, ऐसे उनमें क्या वाइबल करियर ऑप्शंस वो एक सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है कि मैं नर्सिंग के बाद में यूपीएससी की तैयारी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने समय निकाला और मेरे को सम्मान दिया। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, मैं 16 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और आपके एम्स से एक मेल नर्स था जोसेफ मैथ्यू। जी जी, मुझे याद है, मेरे बैचमेट था। हाँ, तो वो हमारे इंस्टीट्यूशन से ही पास है और लगभग 5 साल वो हमारे पास पढ़े, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। बिल्कुल, ये हमने देखा भी। एनडीटीवी वगैरह में भी उनके इंटरव्यू आए और बहुत ही अच्छा लड़का था जी। तो उसके बाद काफी लोग आए, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये जो गैप है उसको अब फिल करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट तो आपके पास नर्सेज में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, नो डाउट सर। साइंस बैकग्राउंड से है जी, आप भी समझते हैं बिल्कुल कि साइंस बैकग्राउंड को आज की डेट में अगर कोई भी बच्चा, हर घर परिवार की ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं, साइंस इज टफ फॉर मी। तो जब वो बच्चा, लड़का या लड़की, जब साइंस अडॉप्ट करता है, और ठीक है अब नीट के थ्रू हो गया, पहले एक अलग पैटर्न था, तो बच्चा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट तो है जी। यहाँ मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। तो मेरे को लगा कि आई थिंक उस कैटेगरी में से भी लोग अगर आए, और मैं सिर्फ जोसेफ मैथ्यू को ही आईएएस बनाने के में अपना योगदान ना करके और भी बहुत लोगों को उनकी सफलता में योगदान देना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल सही बोला सर। और नीट के थ्रू आते हैं बच्चे आजकल एम्स में, मैं देखता हूँ। और सिर्फ वो, शायद मैं बोलूंगा कि वो एक सिर्फ 1-2 नंबर का ही मार्जिन होता है जहां वो मिस कर जाते हैं उस दिन में, और देन वो नर्सिंग को अपना करियर चूज करते हैं।
मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि चूंकि हम नर्सेस की ही बात कर रहे हैं, तो उनका सिलेबस जो है सर, क्या उनकी कहीं ना कहीं मदद करता है इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने में? देखिए, जो मिथ था, ये जो भ्रम था, अगर मैं बोलूँ 2010, 11, 12 तक तो समझ में आता था, बट उसके बाद जब धीरे धीरे, जैसे हमारा टाइम था, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, तो 2-2, 3-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे और एक प्रदेश स्पेसिफिक था कि भाई इस पर्टिकुलर प्रदेश से यूपी बिहार का बच्चा ही पास कर सकता है, जी जी, और ह्यूमैनिटीज का ही बच्चा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाला बच्चा ही ज्यादा पास करता है। बट आज की डेट में यूपीएससी का एग्जाम, खासकर सिविल सर्विसेज, इस तरह से डिजाइन कर दिया गया है कि कोई भी, एनीबॉडी फ्रॉम एनी फील्ड कैन पार्टिसिपेट। तो अब वो एक पर्टिकुलर प्रदेश स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहे, अब पेपर स्पेसिफिक है। तो जो सब हमने 10वीं क्लास तक पढ़ा है, 12वीं क्लास तक पढ़ा है, क्योंकि अमूमन जो भी साइंस का बच्चा 10वीं क्लास तक तो उसने पढ़ा ही, वही सब रिपीट होता है। और ज्यादातर जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर से रिलेटेड जो है, वही उसका एक पैटर्न है, नथिंग एल्स। जैसे हमारे पास दो मेजर कैटेगरी, अगर उसको नर्सेस को डिवाइड करें, एक है कि स्टूडेंट जिनका कोर्स है बड़ा राइगरसली चलता है, कि लंबी लंबी उनकी क्लासेस हैं, देन उनके प्रैक्टिकल करते हैं हॉस्पिटल्स में। दूसरा हमारा एक ग्रुप है जो एम्प्लॉयड नर्सेस का है, कि जिनकी मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट रहती है। तो सर ये दोनों जब यूपीएससी की तैयारी के लिए मन बनाते हैं, तो आपके हिसाब से वो कैसे इस चीज को मैनेज करें, क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है दोनों का ही, वो कैसे अपनी तैयारी करें, कैसे अपना समय निकाले? मतलब देखिए तनिष जी, मेरे पास 16 साल में लगभग 500 प्लस आईएएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स पास हैं। सबके साथ मैंने एक ही पैटर्न देखा है पिछले 16 साल में, कि आईएएस बनने के लिए ना पढ़ाई नहीं चाहिए, सिर्फ लगन चाहिए जी। आईएएस का सिलेबस कुछ भी नहीं। यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है? यूपीएससी सिर्फ ये जानना चाहता है, वो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढते हैं जिसको बेसिक नॉलेज पता इस देश के बारे में, चाहे वो हिस्टोरिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे ज्योग्राफिकली हो, चाहे साइंटिफिक हो। तो आपको अपने देश में, क्योंकि कल को जब आप उस डिस्ट्रिक्ट में, उस प्रदेश में सर्विस करने जाएंगे, तो आपको पता तो हो कि राजस्थान में ये क्षेत्र कहाँ है, यहाँ की खेती बाड़ी का पैटर्न क्या है, यहाँ की जलवायु क्या है, केरल क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है। आज की डेट में हम लोग, आई एम सॉरी, हमें कहना नहीं चाहिए बट मजबूरी है कि हम लोगों को उनकी फूड हैबिट्स के साथ जज करते हैं। मतलब डोसा खाता है तो मद्रासी है जी, चाउमीन खाता है तो नॉर्थ ईस्ट से, इस तरह से लोग उनके वो बना देते हैं नाम जी। और छोला भटूरा खाता है तो दिल्ली का है या पंजाबी है। तो ये जब हम व्हेन वी स्टार्ट जजिंग पीपल बाय देयर फूड हैबिट्स, विच इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमने कभी देश को जाना नहीं, हमने ना नॉर्थ ईस्ट को जाना, ना हमने अपनी कोई हिस्ट्री। आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि साहब इन्वेजन कब हुआ, बाबर कब आया, समझ में आता है। हमारा ड्यूटी है एनिशिएंट इंडिया आपको पढ़ाने की, मेडिवल इंडिया पढ़ाने की, लेकिन अमूमन क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से आते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, हु वर आवर फ्रीडम फाइटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल क्या है, पराली जल रही तो पॉल्यूशन लेवल क्या है, आपको AQI नहीं पता। आप, मुझे लगता है कि आप जैसे समझदार जो लोग हैं और जो नर्सिंग में प्रोफेशन में लोग हैं, दे आर नो लेस देन अ डॉक्टर जी। तो आप एक डॉक्टर को इतना क्वालिफाइड समझते हो, नर्स को इतना क्वालिफाइड समझते हो। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन,
अरे बहुत टफ है, हम नहीं चढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, लाइफ में ना कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। फेल होना, पास होना ना आपके हाथ में ना किसी और के हाथ। आप सिर्फ अपनी मेहनत कर सकते हैं। जब आप बोलते हो मैंने 100% देना है, 100% मतलब क्या? जैसे बोला जाता है कि सक्सेस होने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सक्सेस में लगभग 85% आपका एटीट्यूड ही है जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो जैसे मेरा जो कंसर्न है कि नर्सेज को काफी हम्बल होना सिखाया जाता है, और चूंकि जैसे आपने बताया कि जब एक आईएएस फील्ड में जब काम करता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी देखा जाता है। तो इन दोनों सिचुएशंस को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए, तो एक नर्स, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो एम्प्लॉयड हो, वो अपने आप में वैसा एटीट्यूड कैसे डेवलप करे, उसके लिए आप उनको क्या राय देंगे सर? आपने अपने क्वेश्चन में मेरे को बहुत अच्छा जवाब बना दिया। जी। आप खुद सोचिए, जब वो सिचुएशनल होती है कि उसको स्ट्रोक आ रहा है जी, वो नर्स भाग रही है, भाग रहा है, उसको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये तो आपको पता है ना, उस फ्लोर पे कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है ओके, कि भैया दंगा हो रहा है तो मुझे कैसे हैंडल करना है, या सूखा पड़ गया तो मुझे कैसे हैंडल करना है, बाढ़ आ गई तो मुझे कैसे हैंडल करना है, बेरोजगारी को मुझे कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ तो जब एक व्यक्ति को हम्बल रहना, मैं आपसे, आपने बहुत अच्छा ये बात पूछी, क्योंकि मैंने देखा काफी सालों में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, सो कॉल्ड फिल्में भी बना देते हैं, इंटरव्यू पे बड़े बड़े दिखाते हैं कि वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में मिलाओगे तो नाइट्रोजन में मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद क्या बनेगा। अरे यूपीएससी में कोई ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछता। आप अगर अमूमन देखेंगे तो जो वैकेंसी है उससे लगभग 3.5-4 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर 1000 एग्जाम्पल के तौर पे वैकेंसी है, 3-4.5 लोगों को इंटरव्यू कॉल हो जाती है, उतने ही लोग अमूमन पास होते हैं, तो 1000 बच्चा जी आईएएस बन जाता है। कभी किसी ने सोचा जो 2000 या 2500 जो फेलियर है उनका क्या? प्रीलिम्स उन्होंने पास किया, मेंस भी उन्होंने पास किया, इंटरव्यू में आके वो बोलते हैं हम फेल हो गए। तो यहां जो हम्बलनेस है, मैंने 16 साल में एक ही चीज नोट करी कि जो बच्चा सीधा आया, सीधा गया, आधा अधूरा भी पढ़ा, वो आईएएस बन गया। और जो ज्यादा नुक्ताचीनी, जिसका एटीट्यूड खराब था, आप विश्वास करें, एक, मैं नाम तो खैर वो जानता भी कोई नहीं होगा उसको, तो उस बच्चे को मैंने एक बात बोली कि मैंने, बेटा आपका ना एटीट्यूड बहुत खराब है, आप कभी आईएएस बन जाना तो मेरे से मिलने आना चाहिए, मैं अपने आप को ना गलत देखना चाहता हूँ। तो आया आपके पास? आज तक नहीं। तो इसका मतलब बदल नहीं, क्योंकि उसका एटीट्यूड खराब था। प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे आप बोल रहे हैं, आपको भी एक मान्यता है, डोंट चेज एग्जाम। मैं नर्सिस या जितने भी लोग हैं सबको बोलना चाहता हूं, एग्जाम को चेज मत करिए, नॉलेज को चेज करिए। तो अगर एग्जाम नहीं भी निकले, टेटनस का इंजेक्शन लगाने में या किसी और चीज का इंजेक्शन लगाने में क्या सोचना पड़ता है, देखने में कि वो ऑयल कितनी, क्या लिखा उस पर। आप आंख बंद करके उठा ले तो आपको बिना कहे पता है कि नस कहां से ढूंढनी है, कहां पे मुझे आईवी चढ़ाना है, कितनी मात्रा में चढ़ाना है, कितनी डोज देनी है। हम कई बार देखते हैं अस्पताल में 5 गोली इकट्ठी खिला देते, उनको पता है नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, और हम एक एक गोली करके खाते हैं, घर में डरते हैं, अरे खा जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ नॉलेज, सो चेज नॉलेज, आप आईएएस अपने आप बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली सर। मेरा एक और प्रश्न था कि जैसे हम साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे में मेमोराइजेशन स्किल्स को ज्यादा फोकस करने पे बोला जाता है हमारे टीचर्स के द्वारा। लेकिन जब हम, जैसे आपने बताया कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप में कंसेप्चुअल और एनालिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपकी अप्रोच वैसी होनी चाहिए,
तो क्या आपको लगता है सर कि साइंस बैकग्राउंड वाले को कुछ अलग से इसकी तैयारी करनी होती है, या उसके अंदर आप लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, इनबिल्ट है, कि वो नहीं, उसके मन में एक या उसके एक मिथ है कि वो नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ? देखिए, ये जो एग्जाम है यहाँ पे ना थ्योरी बहुत कम है नो डाउट। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट नहीं हो सकता। जी जी जी। या उसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, और यही ट्रिक को यूपीएससी घुमा के पूछता है। ओके। ये नहीं, अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले आपको पता है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। 2 साल पहले का क्वेश्चन है कि आप इन 4 कंट्रीज में से बता दीजिए यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। आप बताइए, इससे आसान सवाल क्या आप बोलते साहब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल आईएएस बनना। इस बार के प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने ईडी को पूछ लिया। आप इस देश में रहते हो, आपको ईडी नहीं पता, आपको पसारा नहीं पता, आपको क्या नाम है और संस्थान का नाम नहीं पता, आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटी नहीं पता, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पता, आपको जिनीवा कन्वेंशन नहीं पता। अब ऐसे तो आपको देखिए, नॉलेज आप अखबार पढ़िए, नॉलेज सिर्फ आप किताबी कीड़ा मत बनिए। जब आप बोले तो लोगों को आपका ऑरा दिखे, नॉलेज को चेस करिए, एग्जाम को नहीं। तो यहाँ पैटर्न क्या हो गया कि मुझे पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी पता तो हो, मेरे घर में गैस जला के हम चला रहे हैं, हमें यही नहीं पता साहब ये है क्या। और आपसे कौन रिसर्च करने के लिए पूछ रहा है? यूपीएससी कभी नहीं पूछता, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। तो एज ए नर्स या नर्सिंग स्टूडेंट मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए सिर्फ कि मैं अपने छोटे छोटे टारगेट बनाऊं और मैं अपने आप को 4 साल या 5 साल के बाद जब मेरी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हो, अगर मैं स्टूडेंट हूँ या अगर मैं एम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए यूपीएससी के लिए? जब जोसेफ मैथ्यू हमारे पास से पास हुआ तो लगातार 5 साल आता। उसकी जो विडंबना थी, जो उसकी डिफिकल्टीज थी, वो ये थी कि ड्यूटी आप लोगों की बहुत ही टाइमिंग बहुत अजीब से होते हैं, कभी दिन है, कभी रात है, कभी दोपहर। आज भी काफी नर्सिंग के बच्चा हमारे पास आता है, बट क्योंकि कोविड के बाद ये फैसिलिटी सभी इंस्टीट्यूशन के पास हो गई कि हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लास देते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शाम को प्रोवाइड करते हैं, अगर वो बाय एनी चांस उस क्लास को अटेंड नहीं करते। मैं एक ही जवाब आपको दूंगा, जब हम स्कूल में थे तो पहला पीरियड अगर हमारा इंग्लिश का था तो ऐसा बहुत बार होता था कि इंग्लिश टीचर अवेलेबल नहीं तो मैथ का लग जाता था जी, रोटेट हो जाते थे। तो क्या हमें फर्क पड़ता था? बिल्कुल नहीं। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, नॉलेज तो कहीं से भी गेन कर सकते हो। आज भी आप शुरू कर सकते हो, 5 साल बाद भी शुरू कर सकते हो। आपको पता है आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, फेल करे पास करे उसका कोई मकसद नहीं है। आप कम से कम अपनी जनरेशन के लिए एक लेगेसी देके जाएंगे कि जब मेरे बच्चे होंगे तो उनको पता हो यार मेरे फादर मदर इतने नॉलेजेबल है कि अगर मैं उनसे आर्टिकल 370 की बात करता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो यार इनको पता है ये सिर्फ एम्स के नर्स नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर नहीं है। अगर मैं इनसे बात करता हूँ AQI लेवल की, अगर मैं इनसे बात करता हूँ किसी डिजास्टर मैनेजमेंट की, मैं अगर इनसे बात करता हूँ कोविड-19 की, या मैं कुछ और भी बात करता हूँ कि आज देश में इकोनॉमी कैसे चल रही है, डेफिसिट की बात करता हूँ, बजट की बात करता हूँ, इनकम टैक्स की बात करता हूँ, जीएसटी की बात करता हूँ, तो मतलब वो एक नॉलेज आपको एक परफेक्ट इंसान बनाती है। तो अगर हम ऑल इन ऑल अगर बात भी करें कि सिलेक्शन हो नहीं हो एक अलग विषय है, वो मेहनत पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को बदलता हुआ पाएंगे, ये 101% है। मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम भी बता देता हूँ। चलिए, एक लड़का हमारे पास आता था, बी प्रदीप कुमार, बड़ी पुरानी बात है, इस बात को 10-12 साल हो गए। तो वो बच्चा था तिरुपति से, तो वो आंध्रा के थे और तिरुपति में उनकी मदर थी, सिंगल मदर थी, सिंगल पेरेंट थी। तो मदर ने भेजा, हमारे पास आया, इंटरेक्ट होता रहा करते करते करते। तो जब वो बच्चा पास नहीं किया तो वापस चला। उनकी मदर का फोन आया कि मुझे डायरेक्टर सर से बात करनी। तो मेरे स्टाफ ने मुझे बोला बात कर लीजिए, करा दीजिए। तो शी वाज थैंकिंग
कि सर थैंक यू। मैंने कहा जी आप थैंक यू कह रहे हो तो पास भी नहीं कर पाया। बोले नहीं सर, ये लड़का इतना इंट्रोवर्ट था, कभी बोलता नहीं था, आज ये इतना कॉन्फिडेंट हो गया नॉलेज की वजह से। आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने इसको वहां भेज के बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आप विश्वास करें, मैं तिरुपति गया बिना किसी बुकिंग के, मुझे पता नहीं था, और मैं वहां जाके भी प्रदीप को फोन करवाया स्टाफ ने, मतलब वो बेचारे ने मेरे लिए सब कुछ अरेंज करवा दिया। और वो व्यक्ति, वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि आज वो अपनी लाइफ के साथ बहुत अच्छा कर रहा है। तो जैसे मुझे बाबा साहब का एक डायलॉग, उनकी कोट भी याद आ रही है कि जो अक्सर मैं उनके जन्मदिन पे देखता हूँ, स्टेटस भी लगते हैं कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह, जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिल्कुल सही कही जी। तो एक और सर प्रश्न जो हमारे मन में आता है बीइंग ए नर्सिंग स्टूडेंट और नर्सिंग ऑफिसर, कि नर्सिंग इसमें मेन सब्जेक्ट नहीं होता यूपीएससी में, अगर जहां तक मैं सही नहीं होता। तो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आता है कि उसको उस सिचुएशन में उसका मेन सब्जेक्ट क्या रहे। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जी, हमारे पास जो भी बच्चा आता है उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप या तो बहुत, एक आईपीएस है मेरे पास, दिल्ली में ही, तो जब वो पढ़ने लगे तो मेरे टीम ने उनको बोला सर ये आपसे मिलना चाहता है, ऑप्शन जानना चाहता है। तो हमने उसको बोला भी आप क्या करो, बोला नहीं मैं आया कोझिकोड हूँ और डीसी ग्रेजुएट हूँ, तो मैं तो मैनेजमेंट। बेटा आप फेल करोगे, क्यों आप ऐसा करोगे, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी ले लीजिए, 2 सब्जेक्ट्स थे, 2 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उसको, नहीं माने फेल किया। अगले साल एक हो गया, तो खैर उन्होंने हमारे कहने पे सोशियोलॉजी करा और वो पास हो गए, जबकि वो इंजीनियर। तो जब आप जनरल स्टडीज की पढ़ाई करते हैं, हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं हर बच्चे कि या तो आप बहुत पर्टिकुलर हो, आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो, आप किसी और पर्टिकुलर जो आपके ऑप्शन में आपके फिट बैठता है सब्जेक्ट, तो एक अलग बात है। वरना आप जनरल स्टडी जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको इंक्लिनेशन हो जाता है, हो सकता है आपको इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छी लगने लगे, आपको यार तो बहुत अच्छा मैं इसी में ऑप्शन करूंगा, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगे, आप ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लेने लगो, आप इकोनॉमी में इंटरेस्ट लेने लगो, तो धीरे धीरे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि दिस सब्जेक्ट इज, मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है और मैं इसमें कंफर्टेबल हूं। क्योंकि कई बार आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो, और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो कई बार कुछ टॉपिक्स स्कोरिंग होते हैं। जैसे पिछले हाल फिलहाल में काफी हमारा बच्चा ऐसा है जो हिंदी लिटरेचर लेके पास हो रहा है, तो मैं हैरान होता हूँ यार तुम IITian हो और कह रहे सर मैं क्या करूं, हिंदी लिटरेचर अच्छा सब्जेक्ट लगा, मैं पढ़ने लगा और स्कोरिंग भी है, तो अल्टीमेटली आप देखिए यूपीएससी क्या ढूंढ रहा है, क्या वो हिस्टोरियन ढूंढ रहा है, क्या वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ढूंढ रहा है, नहीं, यूपीएससी इज लुकिंग फॉर अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी जिसको बेसिक पता हो कि भाई एम्स खोलने का पर्पस क्या है, इस देश में जो लोग हैं नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, और किस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अगर मैं जाता हूं तो मुझे कम से कम बेसिक तो पता हो, मुझे इतना तो पता हो कि कुचिपुड़ी नृत्य होता क्या है, मुझे इतना तो पता हो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में आता है, मुझे इतना तो पता हो कि मेरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें कितने राज्य हैं और कहां बॉर्डर करते हैं, कितने चाइना के पास है और कितने और देशों से लगे पड़े हैं। मेरे अगर माननीय प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी में मैं अपना एक जो है कंसर्न को जोड़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए बोला जाता है कि इट इज लाइक अ मैराथन, बहुत लंबी तैयारी चलती है। आपने बताया कि 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स में, देन इंटरव्यू। जी। दूसरी तरफ वैसी हमारी ड्यूटी, वैसी हमारी पढ़ाई, प्लस जैसे आप बताते हैं कि पहला अटेम्प्ट है, दूसरा है, तीसरा है, देन फेलियर भी आते हैं। कि जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, बट हाँ हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए, हर विषय की होनी चाहिए। और जैसे आपने कंसेप्चुअल और एनालिटिकल थिंकिंग का भी बताया कि वो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए और वो समय रहते हुए पढ़ाई करते हुए डेवलप भी होती है। बट सर जो फेलियर आते हैं इस सिचुएशन में,
वहां पे अपने आप को रिस्टार्ट करना, जो रिजिलियंट, जो इक्वालिटी जो शो करनी होती है, वो बच्चा कैसे दिखाए? मतलब मैं यही कहूंगा, बहुत ये कई बार मैंने देखा कि बहुत बच्चा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि हमारी समस्या रही कि हमें रेक्टिफिकेशन की इस एजुकेशन सिस्टम ने आदत डाल दी। बिल्कुल सर। और जब बोर्ड का एग्जाम आया तो हमें बोल दिया भैया हमें नहीं पता, सारे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकता है। और उससे पहले क्या था, मैडम सर कहां से आएगा, बेटा 10th चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक या 15 चैप्टर तक पढ़ लेंगे, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने ना 9 पढ़ा ना हमने 16 चैप्टर पढ़ा, क्योंकि उसका एग्जाम पहले दे चुके थे। और 15 के बाद वाला हम फाइनल में देंगे। जी जी जी, ऐसे ही होता था। और जब बोर्ड आई तो हम हो गए। तो ये डिप्रेस होना ये तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन जब आप अपने आप को कहीं पे खड़ा देखते हैं कि यार मैंने क्या गेन किया और मैं किसके लिए कर रहा हूं। एक लड़की भी रही, एक बच्चा भी रहा, एक लड़का भी रहा, डिप्रेस नहीं। मैंने कहा अपने पेरेंट्स को कुछ देना चाहते हो? हाँ सर, वी वांट टू गिव देम बैक समथिंग। ऐसे बीइंग द IAS इज द बेस्ट गिफ्ट। अगर आप रियली कंसर्न रखते हो तो जी। सो पॉजिटिव लिव विद योर ड्रीम्स, डोंट लिव इन योर ड्रीम्स। अब डे ड्रीमिंग करिए। नाइट ड्रीमिंग तो सब करते हैं कि मैं अगर IAS बनूंगा, वो IAS और वो IPS मेरे साथ थे। जब बच्चा आया पैर छुए, सर मैं IAS बन गया। अगले दिन मैंने पूछा कैसा रहा घर के पास, कह रहा सर ढोल बज रहे थे, सारा मोहल्ला इकट्ठा था। एक बच्ची बोली सर 50 गांव से लोग मुझे देखने आए कि हमारे यहाँ के इलाके की बच्ची IAS। तो जब वो ड्रीम करते हैं तो सपने टूटते भी हैं और साकार भी होते हैं। जैसे हम अस्पताल में भी देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है, अटेम्प्ट करके भी आते हैं, बहुत ऐसी रेयर बीमारियों से भी गुजर रहे होते हैं, और हम उनको काउंसलिंग कर रहे होते हैं। तो ये बात है कि जब हम देखो, ये फैक्ट है सर कि दूसरों को कहना बड़ा आसान है जब अपने पे आती है। बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगा सर, फिर भी वो ऐसी, या आपके माध्यम से क्लासिक IAS एकेडमी के माध्यम से आप उनको फिर भी उस चीज को ओवरकम करने में कैसे हेल्प करते हैं? माँ बाप की तस्वीर अपने आंखों में निकालो, उससे बेस्ट मोटिवेशन नहीं हो सकता। अब उसने अपने यारे न्यारे प्यारे की तस्वीर आंख में दिमाग में ले आओ, यार मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं आज इनको IAS बनके इससे बेस्ट गिफ्ट नहीं दे सकता, और नहीं भी बना कोई बात नहीं, लाइफ से अच्छा तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। बिल्कुल। आज आप एक जॉब सिक्योर कर सकते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी सर्विस में है या ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भूखे मरेंगे, जॉब तो ऑलरेडी है आगे। और मेरे ख्याल से भारत सरकार और ऊपर वाली कृपा से अच्छी खासी तनख्वाह भी है, नो डाउट। तो फिर किस बात से जो पब्लिक प्रेशर होता है कि अरे किस तो तैयारी कर रहा था, और बच्चा आता है मेरे को बोलता है सर इसको नहीं बता रखा। मैंने कहा बहुत बड़ी गलतफहमी है। उस चाचा मामा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी को जरूर जाके बोलो IAS की तैयारी करता हूँ, फेल ही तो करूंगा ना, बोलने दो उसको। तो फेलियर से डरना नहीं है, डरना नहीं है। और आप उन्होंने कल को बोला अरे कर नहीं पाया ना, हम क्यों डरते हैं, क्या हुआ जी आपके बच्चे का? अरे नहीं, अरे हमें तो पहले ही पता था नहीं कर पाएगा। और पास करके तो बोला हमें तो पहले ही पता था ये IAS है। तो दोनों रूप में उनको पहले पता होता है। तो उस सिचुएशन में आपने बिल्कुल बताया कि बिल्कुल एटीट्यूड जो है, जैसे हमने भी पहले भी बोला कि एटीट्यूड पूरा पॉजिटिव रखना है, लेकिन फोकस्ड रहना है। उस समय फोकस को आपको शिफ्ट नहीं करना। देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया IAS बनने के लिए। आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड सर। UPSC आपसे क्या जानना चाहता है इस देश के बारे में? भाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला बहुत टफ है। अगर हम GST कलेक्शन क्यों बढ़ गया? पिछले 2 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू लड़का दे रहा, मैंने कहा GST कलेक्शन क्यों बढ़ गया? वो ही स्टार्टेड गिविंग मी लॉट ऑफ रीजंस।
मैंने कहा भाई डिजिटाइज हो गया। एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंसी आ गई। नहीं, आप पहले को कहां से मंगाते थे? सड़क से, दुकानदार से। आज कहां से मंगाते हो? ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल इज सपोज्ड टू पे जीएसटी जी। ऑन योर कोक। इससे पहले कभी आपने कोक पे जीएसटी दी थी? कभी चिप्स पे जीएसटी दी थी? बात खत्म। जी जी। और बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हमारा तो पहले से ही, आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो कलेक्शन तो बढ़ना ही था, यानी वो अकाउंटेबल हो गया। जी जी, वो अकाउंटेबल हो गया। जो अनअकाउंटेड था, जो लोग बचाते थे, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। तो इस देश के बारे में जानना तनिष्क जी क्या बुरा है? आप जहां रहते हो आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानते, आप अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते। आप कंप्लेनिंग नेचर आपको छोड़ना पड़ेगा। बुरा मानेगा। मैंने एक बच्चा आया, मैंने उसको एक ही बात पूछी, खाना मम्मी बनाती है? टेढ़ा मेढ़ा बनता है कई बार रोटी? कहता नहीं। गोल बनती ना? परफेक्ट बनती। लेकिन आप मम्मी को कितनी बार बोलते हो, क्या यार मैं घिया नहीं खाता, टिंडे नहीं खाता, क्यों बना देते हो, मिर्ची बहुत तेज कर दी, आपको कितनी बार बोला है, मिर्ची क्यों नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कंप्लेन करते हो। माँ बाप ने कभी कहा कि 12 साल से 16 साल से पढ़ रहे हो कि एग्जाम पास नहीं होता? बिल्कुल। कभी आपने उनके एंगल से सोचा? और हर वो बच्चा चाहे वो नर्स हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कभी ये सोच के देखे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 12वीं तक ही लेके चलता हूं या ग्रेजुएशन तक, चलिए 12वीं तक ले लीजिए, कितनी बार वो फेल हुआ है? आप कितने सब्जेक्ट में फेल हुए? अभी तक तो नहीं हुआ। तो फिर आप तो इंटेलिजेंट हो। आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास नहीं होता। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, साइंस नहीं पढ़ा, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, इकोनॉमी नहीं पढ़ी, सोशल स्टडीज आपने सारी पढ़ी, तो 12 साल क्या करा आपने? तो वही मम्मी जब 12 साल से रोटी बनाती है, कहते क्या बात कर रहे हो, एक रोटी नहीं बनती आपसे। वही तो बात कह रहा हूं, 12 साल में साहब सोना देख के बता देता कितना खोट है। तो लोहार बिना कहे चोट मारता है, आंख बंद करके भी, वो भी निशाने पे लगता है। प्रॉब्लम क्या है? सब लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन को अपना बैसाखी बना लेते हैं। मैंने कितनी बार बोला, भैया किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं अपने बच्चों का आईएएस नहीं बना देता। आप मुझे बता दीजिए, जितने सो कॉल्ड बातें करते रहते हैं कि दुनिया ये है और दुनिया वो है और ये करना चाहिए, उनके कितने रिश्तेदारों को उन्होंने आज तक आईएएस बना दिया? मानू तो तब मैं, एक भी दिखा दीजिए, एक भी, इंक्लूडिंग मी। वो चाबी किसी के पास नहीं है, वो कैप्सूल किसी के पास नहीं, कैप्सूल आप ही के पास है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का सिर्फ काम है आपके बेसिक्स को क्लियर करना, आपके वही सारी चीजें जो आप भूल चुके थे उसको रिवाइज कराना। इसी बात के तो हम पैसे लेते हैं। आपने जैसे बोला आप साइंस से पढ़े हो, साइंस से पढ़ने के बाद आप हिस्ट्री भूल चुके हो, हम आपको वही रिवाइज कराएं। देखिए साहब, आप भूल गए थे ना 10वीं में, हम आपको वही रिवाइज कराएं, पढ़ी सभी ने, कीपिंग द एग्जाम पैटर्न इन माइंड। और मैं आपको गारंटी करता हूं, आज तक मेरे पास से जितना आईएएस पास है उसमें से 90% वो बच्चा है जो समय नहीं दे पाया बेचारा, तो फिर भी आईएएस बना, क्योंकि उसकी लगन बहुत भारी थी, उसकी भूख थी उस एग्जाम को पास करने की। आपने बताया कि लगन और भूख होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब मैं देखता हूँ नर्सेस में तो भारी डिमांड है। जैसे अभी हमारी चर्चा भी हो रही थी कि फॉरेन में बहुत ज्यादा डिमांड है, यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है, तो उसके दिमाग में दो चीजें चल रही होती हैं, क्या नौकरी पकड़ूं या पहले मैं इधर एग्जाम की तैयारी करूं। तो वो इन चीजों को जब ओवरवेलमिंग उसको रिस्पांस मिल रहा होता है अपने करियर की तरफ से भी, देन उसके तरफ एक मन में भी होती है कहीं कि आज मैं यूपीएससी भी क्लियर करूं। तो सर ये अपनी थॉट प्रोसेस को और कैसे वो अपना क्लियर करके चले कि वो नौकरी भी लगे और देन यूपीएससी एग्जाम भी। बेसिक घर के साधनों से मैं इन चीजों से उदाहरण उठाता हूँ कि जब हम घर में खाना बनाते हैं ना, जी जी, ये घर वाले या मम्मी या हम खुद बना रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, तो पहले आप सब्जी बनाते हो, फिर आप रोटी बनाते हो। वो जमाने गए, अब 2-2 4-4 चूल्हे, 4-4 बर्नर वाले चूल्हे हैं, तो आप पैरेलली सब्जी भी बना रहे हो, पैरेलली रोटी भी बना रहे हो, साथ साथ सलाद काट रहे हो।
समझ गया? बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब कि सब चीजें चल रही है, थोड़ा थोड़ा करिए, बैलेंस करके चले। आप नॉलेज को चेज करिए ना सर। हम्म। आप उस एग्जाम को अपने सर पे भारी कर रहे हो, नहीं मुझे बहुत, आप बता दीजिए। मैं हमेशा से बात बोलता हूँ, हर टॉपर आता है बोलता है मैं 16 घंटे पढ़ती थी। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? मुझे नहीं लगता। आप 2 घंटे क्लास करिए और आधा 1 घंटे का रिवीजन। सर आपको एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नर्सिंग का, तो आपको बार बार स्टेशन पे जाके रीड करना पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस हो गया, नहीं, आपने उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा क्लियर हो गया। पहले दिन से बच्चा एक्सपीरियंस एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बेसिक नर्स की बात करूं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पहले कुछ महीनों में ही उसको पता लग जाता है ना मुझे कैसे करना है। जी बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए, घोट के पी गए। हमें कभी किसी ने बताया था ये बेटा चम्मच होती है, गिलास होता है, हम सीखते गए। क्यूरियस बनना बहुत जरूरी है। तो क्यूरियोसिटी से याद आया सर मुझे कि फॉर एग्जांपल कई बार जैसे चर्चा चल रही होती है दोस्तों में कि यार मैं अगर हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मैं अगर सेक्रेटरी हूँ, तो मैं ये पॉलिसी को ऐसे बदल दूंगा। तो मतलब ये हमारी चर्चा आपस में चलती रहती है कि मैं ये होता तो ना इसको ऐसे बेटर करता। तो क्या सर ये जो माइंडसेट है जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मेंस या इंटरव्यू में ये सब चीजें काम आती हैं जो हम आपस में रूटीन में बातचीत करते हैं? देखिए यहाँ पे मैं टिप दे देता हूँ कि पिछले 2 साल में और जो आज से लेकर एग्जाम तक, जब भी आप एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, जो भी घटित हो रहा है इस देश में और इंटरनेशनली, वो आपका अगला क्वेश्चन। ये लिख लीजिएगा। जी। चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पेस से। आज आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं ऐसे एक्सपीरियंस आता, मैं हैरान रह जाता हूं। उनसे आज से 4 महीने बाद उस एस्ट्रोनॉट का नाम पूछेंगे ना, विंग कमांडर शुक्ला का, उनको नाम नहीं पता होगा, उनको स्पेस मिशन नहीं पता होगा, उनको ये नहीं पता होगा उनके 3-4 जनों के साथ 3 लोग और कौन से देश के थे। तो जरूरी नहीं कि यूपीएससी वो क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन आप अपनी नॉलेज तो बढ़ाइए। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आ गया, फिर आप क्या करेंगे? अरे बड़ा टफ आ गया। सो टफ और आसान का एक ही परिभाषा है सर, मुझे आता है तो आसान है पेपर, अब मुझे नहीं आता तो टफ है। घूम फिर के वही एटीट्यूड बात करें, प्लस आपका मेहनत, बाकी आपकी मेहनत और आपकी किस्मत बहुत रोल प्ले करती है। तो मैं बस पकड़ नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किलें भरी बस आती है। आप बस स्टैंड पे खड़े रहोगे क्या? मुझे लखनऊ जाना है तो सर इस 80-85 किलो 50 किलो 60 किलो के शरीर को उठा के हवाई जहाज में ट्रेन में रखना पड़ेगा ना, तभी तो लखनऊ पहुंचोगे। ये सिर्फ मन की उड़ान से कुछ नहीं होता। बहुत मेरी तमन्ना है, मेरी टीम से कल एक फोन आया, मैं सर आईएएस बनना चाहती हूँ सर, मेरे को कुछ भी करके बस आईएएस बनना है। सर सोच ऊंची रखिए, उड़ान की तैयारी करिए, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत। हर आदमी चाहता है मैं नीरज चोपड़ा बन जाऊं, मैं भी भाला फेंकूं। आप बताइए, जब आप क्रिकेट देखते हैं, यंगस्टर्स की बात करो, आप क्रिकेट खेलने लगते हैं, थोड़े दिन बाद लॉन टेनिस आ जाता है, फिर आप लॉन टेनिस खेलने, थोड़े दिन में आप देखते हो यार ये तो नीरज चोपड़ा मतलब यहां तक पहुंच गया, आप भाला फेंकने लग जाते हो, मैराथन। तो आप कहीं परिपक्व नहीं हो पाए। थोड़ा आप करते रहे, वर्सेटैलिटी लिया है, लेकिन स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं। एक बात कह रहा हूँ, लेकिन आपने उसको इस गेम को कभी जानने की कोशिश नहीं करी। आज स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन आता है, अब मेडिकल पे भी क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, फ्रीडम मूवमेंट से भी आता है। आप बोलो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आपने सब पढ़ा है, आज आपसे बोलो आप कितना जानते हो? फिर तो बात इसी बात की है कि ठीक है, जितने भी हमारे महानुभाव हुए हैं या जो भी हमारे
थिंकर हुए या हमारे महापुरुष हुए, उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जिनके बारे में हम नहीं जानते और हम भूल जाते हैं। आज अगर आप बोलते हो ये अहमदाबाद में एक एयरप्लेन का डिजास्टर हुआ, कल को आपको सिविल एविएशन से क्वेश्चन आएगा, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ सकता है, कल को आपके और 50 तरह, तो आप उसको उसके जो साथ जुड़े हुए फील्ड्स हैं वो आप जाना नहीं चाहते। तो मतलब इस एग्जाम में ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप अपने आप को खुला रखिए, समझिए, एक अच्छा सा अखबार चुनिए। एक अखबार है, मैं नहीं नाम लूंगा उसको, अच्छा नहीं रहेगा बोलना, तो एंटी नेशनल है इतना मैं बोल देता हूँ। ओके। और सब लोग कहते हैं अरे ये अखबार को पढ़िए। अरे न्यूज इज ए न्यूज सर। ना मैं आईएएस बना सकता हूं, ना वो अखबार आईएएस बना सकता है। तो एक अच्छा सा अखबार लीजिए, बेसिक से स्टार्ट करिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी पढ़ने के लिए, आईएएस बनने के लिए। कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट स्टडीज नहीं है, बेसिक से सब। तो जैसे कई बच्चों का प्रश्न है कि उनको फाइनेंशियल बहुत इश्यूज रहते हैं, हम ऑनलाइन कोचिंग लेंगे या ऑफलाइन लेंगे, बहुत भारी फीस रहती है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं डेफिनेटली एक स्पेशल कंसेशन शुरू से ही देता रहा हूँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को। मैं पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हूँ जो 2009 से इन सबको पढ़ाता हूँ और बहुत बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, स्कॉलरशिप देता हूँ। तो आई एम ओपन, मैं ओपन हूँ कि आप नर्सिंग स्टाफ जो भी आना चाहता है, मैं हर तरह से चाहता हूँ, मैं उनकी सक्सेस देखना चाहता हूँ। मैंने एक ही बात सबको बोली है, बड़ी बहुत ही ज्यादा भ्रम फैला दिया गया पिछले कुछ सालों में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये ना शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा और प्रॉफिट को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। आपने बहुत बड़ी बात बोली और सर थैंक यू सो मच, आपने इतना कंसर्न दिखाया कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको कहीं भी लगता है हम हर तरह से तैयार हैं। ये देखिए, जब वो बच्चा मेरे पास आता है और पैर छूता है तो मुझे वो जो खुशी मिलती है, और टच वुड, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि वो मैं कोई, मेरे को वो कोई टेंडर दे देगा या मैं कोई गैंगस्टर हूँ कि मुझे कहीं से जेल से छुड़ा देगा। अरे मुझे क्या, मेरा स्टूडेंट था, इज्जत देगा सर माथे पे, नहीं देगा तो और डबल अच्छा। जो एज ए सीनियर हमें भी रियलाइज होता है, जब हमारा जूनियर अच्छा करता है तो हमें लगता है कि यार हमारे जूनियर ने, जैसे जोसेफ ही ले लें कि आज जब बात आती है इसकी तो हम सबसे पहले ही बोलते हैं मेरा बैचमेट भी निकला है। तो और वो खुशी जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, देखिए किसान जब बीज बोता है ना और उसके साथ अपना खून पसीना करके उस फसल को लगाता है, और जब वो फसल होती है तो जो खुशी मिलती है ना, वही खुशी हमारे जैसे लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में होती है कि यार ये बच्चे को हमने कोशिश करके आज हमने इसको यहाँ काबिल बनाया। जैसे मेरे एक साथी ओम प्रकाश, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और बहुत दिल से पढ़ाते हैं। तो अभी जो बातचीत कर रहे हैं तो मुझे ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि मतलब ये आपने जैसे बताया कि पब्लिक में ऐसे नैरेटिव्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके कि वो बिजनेस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, बट अभी तक मुझे जो लग रहा है बातचीत से तो आप मतलब एथिक्स पे चलने वाले हैं और आप चाह रहे हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो आगे हैं। सर मैं आपको गारंटी करता हूँ, जो सो कॉल्ड ट्रोल हो रहे हैं ना इस टाइम इंस्टाग्राम पे, जी जी, वो सब मेरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुके हैं और उनको सबको मैंने प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है, मेरे पास वो पैसा नहीं था कि मैं रोज एडवर्टाइज नहीं कर पाया 5-5 लाख रुपए की, क्योंकि वो पैसा मैंने बच्चे को फी कंसेशन के रूप में उनको वापस कर दिया। एग्जैक्टली। वो आज उस पर्टिकुलर अखबार में रोज 2 लाख रुपए का ऐड करते हैं, मैं नहीं करता, फिर भी मेरे पास से इस साल 24 बच्चा पास है जी। फिर भी मेरे पास से पिछले सालों में 50 बच्चा 60 बच्चा, वही बच्चा वहां से पास कर रहे हो बच्चा मेरे। हाँ, एक और मिथ है कि बच्चा पैसे दे के नाम लेते हैं, वो जमाने गए। कहीं ना कहीं बच्चा उस संस्थान से जुड़ा, कुछ होते हैं एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, जुड़ा रहा होगा तभी वो बच्चा अपना नाम देता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आप कितने पैसे दे, कितने पैसे आप दे दोगे? ठीक बात। हम नहीं करते, शुरू से थे।
हम ऐसी किसी भी चीजों को, जैसे आपने ओम प्रकाश का नाम लिया, आपने खुद बोला कि ओम प्रकाश ने बड़े मन से पढ़ाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे लिए सब बराबर है। हमारे पास वो आईएएस का बच्चा भी आगे पढ़ता है और मेरे पास वो ऑटो वाले का भी बच्चा आगे पढ़ता है। मैं जितना फीस, देखिए जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे ना, तो आप घाटा और मुनाफा नहीं देख सकते। मैं आज भी मेरी क्लास में कम से कम 10 बच्चा फ्री पढ़ता है। तो आपके अंदर वो पहचान, पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल है सर, पैशन। देखिए मैं तब मानूं जब आप ये बोलो कि सर मेरा मन नहीं करता था तो मैं पंचर लगाता हूं क्योंकि मैं 8वीं पास। और आप 15 साल 16 साल पढ़ने के बाद बोलते हो मुझसे कि मुझे कुछ नहीं आता। तो 16 साल आपने अपनी लाइफ के वेस्ट किए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं शुरू से, पहले दिन से 16 साल से, कि आप अपनी लाइफ से 8 महीने निकाल के हमारे को दे दीजिए। हमें मत दीजिए, हमारे लिए मत दीजिए, फॉर योर ओन सेक। क्या आप अपनी लाइफ से 8 महीने नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। वो 8 महीने ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है तो वो 8 महीने, वो 1 साल की तैयारी, बस कोई 5 साल नहीं पढ़ना, आपकी जिंदगी बदल देती है। अभी हाल फिलहाल एक लड़का आईपीएस बना, तो मैंने उससे पूछा, अंगद जी सद्गुरु नाम बता देता हूँ आपको। तो मैंने कहा अंगद आया मिलने, फादर भी आए, मदर भी आए, बहुत खुश हुए। तो मैंने अंगद कल रिजल्ट आया था, वो 12 बजे से पहले की लाइफ और 12 बजे की बात के लिए कह रहा सर जमीन आसमान। आप खुद सोचिए, मैंने उससे यही सवाल पूछा मेरे लोगों के सामने। मैंने कहा 12 बजे से पहले की लाइफ क्या थी और 12 बजे के बाद कह रहा सर जमीन आसमान, मेरी दुनिया बदल गई। तो एकदम उसको कुछ पावर नहीं आ गई, लेकिन लोगों का नजरिया बदल गया। और जैसे आपने जिक्र किया था कि भी आप लोग बहुत आपस में जिक्र करते हैं कि अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर होता या, तो ये यूपीएससी आपको पावर तो दे रहा है, आपको मौका तो दे रहा है, आप बनिए हेल्थ सेक्रेटरी। ये हमने रियलाइज भी किया, आपने बोला कि जैसे आप रिजल्ट आता है तो वो कुछ घंटों में आपका जिंदगी चेंज हो जाती है। रिसेंटली एक मूवी में भी हमने देखा, तो जो ट्रैफिक पुलिस वाला था जो पहले कुछ और टोन में बात कर रहा था और जैसे रिजल्ट आता है जो बाहर निकल रहा होता है तो उसको सैल्यूट मारता है। जोसेफ के साथ भी हमने भी देखा कि जब वो पास हुआ उस समय हार्डली ट्रॉमा सेंटर में उसे सब लोग जानते थे, इतना बड़ा एम्स है तो बाकी कोई नहीं जानता था। देन जैसे ही रिजल्ट आया पूरा एम्स उसका नाम जानने लगा। तो बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं। These can be inspirational stories। अब मैं आपको बोलूं, एक हम जा रहे हैं, एक दिन मेरे स्टाफ ने बोला सर 2 बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। क्या करते? हमारे बस का नहीं है। ठीक है, क्या करते हो? बोलो सर पीएनबी बैंक में नौकरी करते हैं, बहुत मुश्किल है, शाम को 8 बजे छूटता है, शाम को 6 से 8 का बैच था। एक चला गया, एक रुक गया, 3 साल रुका रहा। ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी है। मैंने सिर्फ उससे ही सवाल करा था कि क्या तुम अपने जीवन काल में कभी भी कैन यू बी द चेयरमैन ऑफ पीएनबी? कहता नेवर। आई सेड दिस इज द ओनली एग्जाम, यू कैन बी फाइनेंस सेक्रेटरी टुमारो। और जब वो पास करके मेरे ऑफिस में आया, मेरे पैर छुए, बोला सर आपको याद है? आपने, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा याद है। कह रहा सर, मैंने कहा बोल, कह रहा नहीं सर। अब वो आज भी मुझे गाहे बगाहे फोन करता है और बोलता है कि सर जब भी मेरा ड्राइवर या अर्दली मेरा दरवाजा खोलता है, मेरे को आप याद आते हो कि मैं कुछ नहीं था। और आज जब मैं वहां, इट्स नॉट अबाउट यू एंजॉयिंग, यू देखिए पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और ऐसा तो नहीं कि आपने बोला अरे आईएएस बन गया तो क्या भारत देश के मालिक थोड़ी बन गए, लेकिन आपके पास वो एपरेटस, वो औजार आ गए कि आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं। आप कितनी बार आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जिनको आपको लगता होगा यार ये फाइनेंशियली बेचारे इतने दुखी है, मैं कैसे इनकी मदद करूं? आपकी भी एक सीमा है, बिल्कुल आप भी एक लिमिट तक जा सकते हैं। आप 2-4 लोगों से और जुड़ लेंगे, आप और चीज कर लेंगे। आपको लगता है यार मैं इसको कैसे धर्मशाला में ठहराऊं, मैं कैसे इसके परिवार को कंबल दूं। सरकार सब करती है, लेकिन उसी सिस्टम के लिए आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का आगे आके, खासकर आपके मेडिकल फील्ड के लोगों को बहुत जरूरी है। कितने लोग मेडिकल फील्ड से आगे आ रहे हैं? डॉक्टर्स,
नर्सेस कितने आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बढ़िए ना आगे, हम आपके साथ खड़े। अरे फेल ही तो करोगे यार, इससे ज्यादा कि फांसी थोड़ी लग जाएगी। कम से कम आप प्राउडली कह तो सकते हो अपने बच्चों को कि मैंने आज से 20 साल पहले अटेम्प्ट किया, कोशिश तो की, मैं नहीं बन पाया, मेरी किस्मत थी, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 1990 का फेलियर, तो कम से कम मुझे दुख नहीं कि मैंने एग्जाम नहीं दिया। ज्यादा दुख तब लगेगा जब हम कोशिश ही नहीं यस कि मैंने कोशिश भी यार, आप बोलते नहीं है, कई बार बहुतों के माँ बाप बोलते हैं, अरे मैं अगर फिल्मों में चला गया होता तो आज अक्षय कुमार होता, अरे मैं राजनीति में चला गया होता तो ये होता, मेरे को टिकट मिल रही थी मैंने नहीं ली, मैं ये कर सकता था, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने नहीं। फिर आप ना अपने आप को दोष दोगे, ना अपने परिवार को, ना किस्मत को। तो एक ट्राई तो बनती है 101%। और अगर आप लूज भी करते हो तो आप एटलीस्ट यू विल कम आउट विद सम नॉलेज, एक्सपीरियंस, आपको समाज की भी समझ, मोस्ट नॉलेजेबल अमंग योर फ्रेंड सर्कल एंड योर सर्कल। जहां लोग कहेंगे यार गांव में चिट्ठी आती थी, अरे उसको बुलाओ तनिष यादव को, उसको पता होगा कैसे पढ़ा जाता है। तो जब आप उस सोसाइटी में बैठो, यार इसको पता होगा, यार ये भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनको ज्यादा नॉलेज होगी, इनको पता है कि हमारी देश की सेनाएं कैसे काम करती हैं, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, किस हद तक जाना चाहिए था, किस हद तक एक बेसिक आदमी तरह हम पाकिस्तान को उड़ा देते हैं। यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप क्या मतलब बातें करते हो अनपढ़ों जैसी? हर चीज की एक सीमा होती है ना निर्धारित, उसके बाद आप तभी तो जाओगे जब आप मतलब आपको किसी ने गाली दे दी तो आप बस उसको बर्बाद कर दोगे, उसको गला काट दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हमें समझना होगा कि हमारे देश, हमारे नागरिकों के हित के लिए क्या है और दूसरों के लिए क्या है, मानवता के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा, हम भी देश प्रेमी हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हर तरह से सब सुखी संपन्न रहे। तो आप नॉलेज बढ़ाएं, नॉलेज को चेस करें, ना कि एग्जाम को चेस करें। और खासकर नर्सिंग वाला बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। आप एक बार बताइए कि इंजीनियर्स सारे अटेम्प्ट करते हैं, खासकर IITians जी, तो नर्स वाले क्यों नहीं? क्योंकि जब मैंने नर्सिंग की तो हमारे दिमाग में, जैसे अभी मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया था कि बोलते हैं कि ये आपके सब्जेक्ट में नहीं आता, नर्सेस तो कभी UPSC में नहीं जा सकती। जब जोसेफ को जाते हुए देखा, मेरे उपमाराम जी भी हैं, वो IPS भी बने, तो जब ऐसी स्टोरीज आती हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज आती हैं, तो लगता है कि हाँ, जैसे मैं भी अगर सोचूं तो मेरे साथ के मेरे दोस्त होंगे, वो भी सोचते होंगे यार जोसेफ के साथ हम भी लग जाते तो शायद आज हम भी बन जाते। जैसे आपने बताया कि हमने वो अटेम्प्ट ही नहीं लिया, तो वो कहीं ना कहीं रहेगा, हालांकि हमारा इंटरेस्ट अलग था और हम उसके राइट ट्रैक पे भी चल रहे हैं। तो मेरे मन में तो इतना नहीं है कि मैं उस समय अटेम्प्ट नहीं कर पाया। वो मैंने PNB का जो उदाहरण दिया ना आपको, वो लड़का आज भी PNB में जो चला गया था जी, दूसरे वो आज भी मिलता है और बोलता है दूसरे वाला कि मैं लगा रहता, 2-3 अटेम्प्ट और देता और फिर नहीं पास कर पाता, तो मेरे मन में एक कसक नहीं रहती कि मैंने कोशिश नहीं करी। बस सर, आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे नर्सेस, जो पूरी कम्युनिटी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयड नर्सेस हों, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट से एक संदेश लेंगे कि वो भी जिंदगी में वो कुछ कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, या उनके अंदर एक ललक है कुछ आगे नया करने की, कुछ अच्छा करने की, बेहतर करने की। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहूंगा कि अगर इस पॉडकास्ट में कोई चीज ऐसी मिस रह गई और आप कोई टिप देना चाहते हैं नर्सेस कम्युनिटी को, तो वो प्लीज आप बताएं। देखिए, थैंक यू वेरी मच, बट मैं यही कहूंगा कि अगर नीरज चोपड़ा आर्मी में ही रहता और आगे बढ़ के अपने खेल से थोड़ा सा एफर्ट नहीं करता तो आज नीरज चोपड़ा नहीं। मिल्खा सिंह जी अगर अपनी काबिलियत की पहचान नहीं करते तो आपको अपनी काबिलियत की पहचान करनी पड़ेगी। और बिना, कहते ना, मेहनत करिए, फल की चिंता मत करिए, मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगे, और मेहनत कोई ऐसा नहीं कि आपको जाके मजदूर की तरह मिट्टी खोदना, बेसिक है। आप एफर्ट करिए। आपको कहीं भी लगता है किसी भी
कोई भी आपको सेमिनार कुछ करना है, मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरे को अच्छा लगता है गाइड करना। उसका कारण सिर्फ ये कि जब हम पढ़ते थे, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फादर साहब सरकारी नौकरी में रहे, तो हमें वो गाइडेंस सिर्फ परिवार तक ही सीमित थी, बाहर ये गाइडेंस हमारे टाइम में नहीं अवेलेबल थी। तो मैं उस वैक्यूम को फिल करना चाहता हूँ। मुझे खुशी मिलती है लोगों को गाइड करके, किसी को भी इस भय को, इस भ्रम को मिटा के आपको लगता है आपके माध्यम से या किसी भी रूप में कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम। मुझे आप कहीं भी बुलाना चाहते हैं, किसी भी हर तरह से मैं मतलब आप लोगों के लिए योगदान करने के लिए तैयार हूँ। और बाकी मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि एक अटेम्प्ट तो बनता है। अपनी लाइफ से 8 महीने निकाल दीजिए फॉर योर ओन सेक, दैट्स इट। चलिए, तो जैसे सर ने बताया कि सर हमेशा तैयार है नर्सेस कम्युनिटी के लिए, और जैसे मेरे पास बहुत लोगों के कंसर्न्स भी आए कि एक ऑफलाइन सेशन होना चाहिए, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक ऑफलाइन सेशन जरूर सर के साथ किया जाएगा, ताकि आप फेस टू फेस आमने सामने बैठ के अपने जो भी आपके और कंसर्न है और यूपीएससी के बारे में जो क्लैरिटी है वो आप क्लियर कर पाए और कुछ नया कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।